वेलकम बैक। माइकल चेखव लेक्चर सीरीज 3 में आपका स्वागत है। पिछले जो 2 लेक्चर हुए वो माइकल चेखव के जीवन को समझने के लिए उन्होंने जो रूस से लेकर के अपने जीवन को आरंभ किया और हॉलीवुड तक उनकी जो यात्रा थी और उस यात्रा के पड़ाव में कैसे उन्होंने अपने अभिनय पद्धति पर काम किया, इन सबको हमने समझने की कोशिश की। तो आज हम माइकल चेखव के जो अभिनय सिद्धांत हैं उस अभिनय सिद्धांत के बारे में जानने का काम करेंगे। माइकल चेखव ने 1953 में 1953 में अपना बुक टू द एक्टर को पब्लिश किया, उसे प्रकाशित किया था। हालांकि उस पुस्तक को अंग्रेजी में वो प्रकाशित होने के बाद उसे रिजेक्ट किया गया, फिर उसे अमेरिका के रशियन डिपार्टमेंट, एक यूनिवर्सिटी के रशियन डिपार्टमेंट में भेजकर फिर से अनुवाद किया, कई सारे चीज़ें हुई। लेकिन मूल रूप से हम यही मानते हैं कि 53 में उन्होंने पहली बार टू द एक्टर को पब्लिश किया, प्रकाशित किया। और 20वीं शताब्दी के पहले 50 साल में जो महत्वपूर्ण कार्य रंगमंच के क्षेत्र में हुआ था और उसमें भी विशेष रूप से अभिनय को लेकर के जो महत्वपूर्ण कार्य रंगमंच के क्षेत्र में हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इस पुस्तक को हम जानते हैं टू द एक्टर्स के नाम से। इसके पहले जो भी सिद्धांत आए थे उस तरीके से आए नहीं थे। स्टेनिस्लावस्की की वो ट्रायलॉजी जो है वो आई थी और उसमें जो बेसिकली एन एक्टर्स प्रिपेयर्स जो है वो अभिनेता की जो तैयारी की बात है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो एक कथात्मक रूप से, कहानी के रूप से उस किताब को लिखा गया था कि एक स्टूडेंट को, एक पूरा का पूरा क्लासरूम को इमेज किया गया और उसके बीच में एक स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम्स होती है और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो पूरी की पूरी थ्योरी लिखी गई थी। लेकिन चेखव की जो टू द एक्टर है, यह पहली ऐसी पुस्तक है जो कथात्मक ना होकर लेखों की एक श्रृंखला में थी अभिनेता के लिए। उसमें एक एक करके लेख थे और लेख उनके अभिनय प्रशिक्षण के पद्धति के मुख्य संदर्भ से जुड़ा हुआ था और उनके अभ्यास को अलग से रेखांकित किया गया था। तो इस तरह से यह एक प्रायोगिक हस्त पुस्तिका के रूप में पूरे विश्व में पहली बार सम्मानित होने वाली अभिनेता के लिए यह एक हस्त पुस्तिका, प्रायोगिक हस्त पुस्तिका के रूप में हम जिस पुस्तक को जानते हैं वो टू द एक्टर है, वो माइकल चेखव का वो पुस्तक है। तो इस पुस्तक के आधार पर हम उनके अभिनय सिद्धांतों को, उसके आधारभूत तत्वों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला तत्व जो है वो है इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन पर करेंगे। इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, कल्पना और ध्यान की एकाग्रता। कल्पनाशीलता दरअसल माइकल चेखव के पद्धति का, माइकल चेखव के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है, सेंट्रल पॉइंट। जब हम एक कलाकार के रूप में कार्य करना आरंभ करते हैं तो जो चीज हमें सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करती है वो है कल्पनाशीलता। और चेखव की दिलचस्पी कल्पनाशीलता को लेकर के पूरी जिंदगी बनी रही।
चेखव हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर दिलाना चाहते हैं जब हम बिना सचेतन चाहत के भी बिंबे, जब हमारी बिना सचेतन प्रयास के भी बिंबे हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये कल्पना शक्ति, कल्पनाशीलता है, इसकी तरफ वो ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं। कल्पनाशीलता का मतलब ये कि जब हम बैठ करके किसी चीज को इमेज कर रहे हैं, वो नहीं। कल्पनाशीलता से उनका मतलब ये है, माइकल चेखव का, बेसिकली एक ऐसी स्थिति जहां हमारा सचेतन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा हो और फिर भी हम लगातार बिंबों को, इमेज को देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। तो ये जो है ये, और इस पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो इस तरह की कल्पनाशीलता की तरफ माइकल चेखव का इशारा है। ये कब हमें मिलती है? ये जब हम एक ड्रीम की पोजीशन, ड्रीमिंग में, जब हम स्वप्न में खो रहे होते हैं, जब हम सपनों में खो गए होते हैं, तब यह ड्रीम की पोजीशन होती है। ड्रीम के पोजीशन में इस तरह की कल्पनाशीलता होती है और उस सचेतन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो माइकल चेखव कहते हैं कि सभी कलाकारों को इस स्वप्निल बिंबों को, जो सपनों में उपस्थित होते हैं, इनको लेकर गंभीर अनुशासन के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इसे यूं ही छोड़ देने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो कहते हैं कि सपना जो है, स्वप्न जो है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। और उस पर वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि उसे एक वो जो रचनात्मक प्रक्रिया मानते हैं और उसे एक ऐसे उदाहरण के तौर पर मानते हैं। सपना को, स्वप्न को एक ऐसे उदाहरण के तौर पर माइकल चेखव मानते हैं जो हमारे दैनंदिन से, जो हमारा रोजमर्रा का जिंदगी है, इससे वो स्वतंत्र होता है, वो बिल्कुल मुक्त होता है, इसका कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होता है। और इस बिंदु को कह करके दरअसल माइकल चेखव स्तानिस्लावस्की का जो एक उनके अभिनय सिद्धांत में व्यक्तिगत स्मृति जो है, पर्सनल मेमोरी, जिसके खिलाफ माइकल चेखव जमाने से 1918 से ही थे, तो उस पर्सनल मेमोरी के ऊपर दरअसल वो आघात करते हैं और उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि स्वप्न अपने आप में इसका एक बेहतर उदाहरण है उस रचनात्मकता का जो व्यक्तिगत नहीं है, जिसमें सिर्फ व्यक्तिगत स्मृति आधार नहीं होता है, या जिसमें व्यक्तिगत स्मृति नियंत्रक की भूमिका में नहीं होता है स्वप्न में। और ये सही बात है। तो चेखव एक बात स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण रूप से स्वप्न और अर्धनिद्रा की अवस्था के स्वप्न में फर्क है। चेखव अब स्वप्न को भी थोड़ा सा बांट करके समझने के लिए कहते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए वो कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से स्वप्न है और एक जो अर्धनिद्रा की दशा में जो स्वप्न होती है, इस दोनों में एक हद तक अंतर है। जब आप अर्धनिद्रा वाले स्वप्न में होते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप में जब होते हैं आप, तो आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक आंशिक रूप से जगे रहते हैं। जब सोने और जगने के बीच की अवस्था में जब होते हैं तो आप उस समय जो स्वप्न होते हैं, जो बिंब बनते हैं, उस समय आप जगे होते हैं। और चेखव ये नहीं चाहते हैं कि अभिनेता सिर्फ स्वप्न को देखे और देखता रहे, बल्कि चेखव ये चाहते हैं कि अभिनेता स्वप्न के साथ एक संवाद, एक डायलॉग स्थापित कर सके, वो उसके साथ एक संबंध स्थापित कर सके, न कि वह सपनों में खो जाए, जो गहरी निद्रा में
जब हम सपनों में होते हैं तो हम खो जाते हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इन सपनों में खोने के बजाय हमको एक ऐसा रास्ता तलाशने की जरूरत है जिसके माध्यम से हम इन बिंबों को अपने प्रदर्शन तक ला करके उनका प्रयोग कर सकें। ये जो कल्पनाशीलता के जो बिंब हैं इनको हम अपने प्रदर्शन में प्रयोग कर सकें, ये उनका कहना है। एक कलाकार में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि तैयारी के दौरान और प्रदर्शन के दौरान अपने भीतर में, अंतःमन में बिंबों को निर्माण करने वाली, छवियों को गढ़ने वाली सभी परिकल्पनाओं को समझने में सक्षम हो और इन छवियों को लेकर अपना रचनात्मक कार्य कर सके। इतनी योग्यता तो एक कलाकार में होनी ही चाहिए कि जब आप पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपके भीतर में जो बिंबों का निर्माण हो रहा है या बिंबों को निर्माण करने वाली जितनी भी तरह की परिकल्पनाएं हैं, आपके भीतर जो बिंबों को गढ़ने वाली, छवियों को गढ़ने वाली जितनी भी तरह की परिकल्पनाएं हैं, उनको हम समझ सकें, इसको समझने में हम सक्षम हो सकें, ये तो हर हाल में एक रचनात्मक कलाकार के लिए जरूरी है। और सिर्फ इसको समझने में ही सक्षम ना हो सके, बल्कि इन छवियों को जो हमारे भीतर बन रहा है इसको लेकर हम अपना रचनात्मक कार्य कर सकें, ये भी जरूरी है। तो ये कहते हैं माइकल चेखव सपनों को व्याख्यायित करने में कोई नहीं रुचि नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सपना को व्याख्यायित करें कि उसमें के अंडर करंट मीनिंग क्या है और ये वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि जब हम सपना देख रहे हैं तब हम महसूस करते हैं कि हम सपना के भीतर हैं। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो आप स्वप्न के भीतर होते हैं, और जब आप जगते हैं और उसे फिर से याद करते हैं तब आपको लगता है कि स्वप्न आपके भीतर है। तो चेखव कहते हैं कि ये स्वप्न छवियां या ऐसी अन्य कल्पनात्मक परिणाम जो हमारे भीतर से बाहर आया हो, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। स्वप्न की छवि हो या ऐसी कोई भी कल्पनात्मक परिणाम जो हमारे भीतर से बाहर आया है, उसे बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, उसे हल्के से लेकर के हमें नहीं चलना चाहिए। इसी रास्ते पर चलते हुए चेखव कहते हैं कि हमें नाटककार जो एक चरित्र रचता है उससे आगे जाने की जरूरत होती है, बियॉन्ड द प्ले राइट, उसके आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो चेखव कहते हैं कि जो चरित्र नाटक में होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं शेक्सपियर के नाटक हेमलेट। अब ये हेमलेट तो सत्य व्यक्ति तो होता नहीं है ना, वो कहीं जो पैदा हुआ या ट्रूथ व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि वह कल्पना जनित है, वो इमेजिनेशन से उपजा हुआ है, कल्पना से उपजा हुआ है। और जो इमेजिनेशन किसने किया? शेक्सपियर ने किया अपने भीतर। लेकिन यहां पर थोड़ा सा माइकल चेखव को समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि माइकल चेखव इससे एक कदम और आगे जाते हैं। माइकल चेखव के लिए शेक्सपियर के नाट्यालेख से बाहर भी हेमलेट का अस्तित्व है। चेखव मानते हैं कि कोई हेमलेट है जो शेक्सपियर के नाट्यालेख से बाहर है। चेखव कल्पना करते हैं कि शेक्सपियर इस चरित्र को अपने रचनात्मक निगाह से देखते हैं। कि अब चेखव ये कल्पना कर रहे हैं कि शेक्सपियर जो है वो जो उनके टेक्स्ट से बाहर हेमलेट जो है उसको अपने रचनात्मक निगाह से देखते हैं और उसमें और गहराई से उसको अधिकता से तलाशते हैं और देखते हैं कि ये अन्य चरित्र के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये जो हेमलेट है ये दूसरे तीसरे कैरेक्टर के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। तो इन सब को समझ करके उसको शेक्सपियर लिखते हैं, उसको अपने नाटक में ढालते हैं। अब शेक्सपियर ने ऐसा किया हो, ऐसा सचमुच में हुआ हो, ये जरूरी नहीं है।
बल्कि नहीं ही हुआ है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, नहीं होने की ही बात है। लेकिन ये सच है कि नहीं है कि शेक्सपियर ने ऐसा किया कि नहीं किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शेक्सपियर तो यहां एक उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किए गए हैं ना, जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि कैसे हम चरित्र के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं अपनी कल्पना के माध्यम से। मतलब कि आप नाटक में जो हैमलेट है वहीं तक सीमित रह जाएंगे तो उससे आप संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो माइकल चेखव कहते हैं कि नाटक में जो शेक्सपियर के लिखे हुए नाटक में जो हैमलेट है वो वास्तव में उनके नाटक के बाहर भी कहीं विराजमान है, जिसको शेक्सपियर ने अपने क्रिएटिव आई से, अपने रचनात्मक आंखों से देखा, समझा और उसे अपने लेखनी के माध्यम से उतारा। तो जब शेक्सपियर उसे उतार सकते हैं तो अभिनेता के तौर पर हम भी उससे संवाद कर सकते हैं, हम भी उस तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये सच हो कि ना हो, ये जरूरी नहीं है कि शेक्सपियर ने सचमुच ये सब किया, ये तो बिल्कुल ही सच नहीं है। लेकिन ये कल्पना का खेल है कि आप इस तरह से कल्पना करके आप उस चरित्र तक पहुंच सकते हैं, उस चरित्र के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो इसकी तरफ बात कर रहे हैं माइकल चेखव। जब शेक्सपियर हैमलेट के चरित्र की रचना कर रहे थे तो उन्होंने उसका संपूर्ण रूप से विस्तृत व्यवहार तो नहीं प्रस्तुत किया, कर भी नहीं सकते। ऐसा व्यवहार जिसमें कि हैमलेट की सारी बातें कही गई हो, ऐसा तो कोई नाटककार नहीं कह सकता है, कर ही नहीं सकता है। तो इसमें हमेशा तलाशने की संभावना रहती है। यह अभिनेता का काम है कि वह हैमलेट में उससे अधिक तलाशे जितना शेक्सपियर ने लिखा, जितना शेक्सपियर ने अपने क्रिएटिव आई से देख करके या खुद से कल्पना करके जितना लिखा, उससे कई गुना ज्यादा अभिनेता को खुद तलाशने की जरूरत है। क्योंकि नाटककार कभी भी कितना भी ब्यौरा दे दे, कितना भी व्याख्या दे दे किसी चरित्र का, वह सब कुछ चरित्र के बारे में नहीं लिख सकता। हमेशा तलाशे जाने की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो चेखव कहना क्या चाह रहे हैं इन सब बातों से, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बात समझ में आएगी। मान लीजिए एक पंक्ति है, श्याम एक गर्म और धूल धूसरित सड़क पर चलता जा रहा है। अब ये इस पंक्ति के साथ आप अपने भीतर कल्पना करना शुरू कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं? श्याम एक गर्म और धूल धूसरित सड़क पर चलता गया। अब क्या कल्पना करते हैं? श्याम लड़का है या लड़की है? काला है या गोरा है? क्या कपड़ा पहने है? वो कैसे चलता है? उसके चेहरे पर क्या भाव है? उसके हाथ में उसका हाथ क्या कर रहा है? श्याम किस गति से चल रहा है? क्या वो आराम से टहलता जा रहा है? तेज कदम से चल रहा है? हम कैसे श्याम के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं? क्या श्याम के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कुछ कर रही है? क्या श्याम का वजन दोनों पैर पर बराबर रूप से है? और सड़क कैसा है? क्या सड़क व्यस्त है, शांत है? दिन का क्या समय हो रहा होगा या रात है?
अभी जब श्याम सड़क से गुजर रहा है तो समय क्या हो रहा है, कौन सा देश है। तो इस तरह से हम अनेक सवाल करते हैं और अपने सवाल अपने कल्पना से जब पूछते हैं तो उसका उत्तर, श्याम लड़का है या लड़की है, लड़का है, गोरा है या काला है या बीच में है, गोरा है। तो इस तरह से हम उत्तर पाते चले जाते हैं, खुद से सवाल करते चले जाते हैं और कल्पना के सहारे हम उसका एक उत्तर पाते चले जाते हैं। तो अब इसके लिए हमें इस प्रकार हम अपनी कल्पना से इन प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा अलग ढंग से प्रश्न करना होगा, बजाय इसके कि श्याम कैसे चलता है। अगर स्टेनिस्लावस्की का एक्टर होगा तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा कि श्याम कैसे चल रहा होगा। बजाय इसके माइकल चेखव ये कहते हैं कि माइकल चेखव कहते हैं, श्याम से कहना चाहते हैं कि श्याम, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम कैसे इस गर्म और धूल धूसरित सड़क पर चल रहे हो। वो सीधा श्याम से कहना चाहते हैं कि श्याम, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम कैसे इस धूल धूसरित सड़क पर चल रहे हो। वो हमारे इमेजिनेशन में वो श्याम है और उस श्याम से वो पूछते हैं, और श्याम से जब वो पूछेंगे तो श्याम उनको चल करके बताएगा, हमारे इमेजिनेशन में ही वो जवाब मिलेगा हमें। तो ये संवाद स्थापित करना श्याम के साथ या कोई भी चरित्र के साथ, यह कल्पना के माध्यम से एक रास्ता वो सुझाते हैं। तो आप दोनों तरह का सवाल करके देखिए अपने भीतर। एक तो ये कि श्याम कैसे चलता होगा, श्याम कैसे चलता होगा। एक सवाल ये पूछा, और फिर दूसरा सवाल खुद से ही पूछिए कि श्याम, क्या तुम मुझे चलकर दिखा सकते हो इस धूल धूसरित और गर्म सड़क पर तुम कैसे चलते हो। तो आपको खुद व खुद अंतर समझ में आ जाएगा, किसमें कल्पनाशीलता ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नाटककार चाहे कितना भी विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया हो चरित्र का, किंतु उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, छूटा रहता है, कुछ ना कोई ना खाली स्थान रहता है। और इस छूटे हुए को, इस खाली जगह को अभिनेता की कल्पनाशीलता भरता है। और चेखव की दृष्टि में यह अभिनेता की रचनात्मकता को समृद्ध करता है। यह जो कल्पनाशीलता, जो उसके गैप्स को जो राइटर ने लिखा है और उसके लिखे और मंच पर जो चरित्र उपस्थित होगा, इसके बीच में जो गैप्स है, इसको जो भरने का काम करेगा, वो कल्पनाशीलता से जो अभिनेता करेगा, तो वो उसकी रचनात्मकता को और समृद्ध करेगा और ज्यादा मजबूत करेगा। तो एक बार फिर से श्याम वाले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली बार हमने पूछा था, श्याम लड़का है या लड़की। हमने जेंडर के बारे में पूछा था। इस बार हम थोड़ा अलग करते हैं। सवाल करने के बजाय हम श्याम की तस्वीर देखने की, श्याम कैसा है, जैसे ही कैसा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसमें उसका जेंडर भी। श्याम की तस्वीर देखने की, श्याम को देखने की कोशिश जैसे ही करेंगे हम, तो हमें उसमें उसकी तस्वीर दिखाई देगी। वो लड़का है या लड़की, जेंडर भी उसमें स्पष्ट है। वो कपड़ा क्या पहना है वो भी, वो बैठा है या खड़ा है वो दिखाई देगा, कैसे या दिखाई देगी, जो भी। तो इस तरह से हम दूसरे इमेज पर पहुंचते हैं और हम उसको देख सकने, उसकी छवि को हम देख पाते हैं।
तो क्या आप पहली वाली कल्पना में और दूसरी वाली, जब हमने ये पूछा था कि श्याम लड़का है या लड़की, ये और दूसरी कल्पना श्याम कैसा है, दिखता है, तो इस दोनों कल्पना में आपको कोई फर्क समझ में आता है या नहीं? निश्चित तौर पर दूसरी वाली जो कल्पना है वो ज्यादा सक्षम, सबल कल्पना है, उसमें ज्यादा ब्यौरा है। तो चेखव कहते हैं कि हमेशा अपनी पहली कल्पना को, पहली छवि को, पहले बिंब को, अभिनेता को छोड़ देना चाहिए, उसे बाहर फेंक देना चाहिए। क्यों? अपनी पहली कल्पना को ही आखिरी मान लेना एक महान मूर्खता है अभिनेता के लिए। पहली बार किसी कैरेक्टर के बारे में जो सोचा और उसी को आखिरी मान लिया और उसी को मान करके हम संतुष्ट हो गए, तो यह अभिनेता की सबसे महान मूर्खता है। और यह आपके पुराने आदत और क्लीशे और घिसा पिटा छवि को, बिंब को जन्म देता है। इससे जो बिंब पैदा होता है वो घिसा पिटा हुआ, क्लीशा युक्त होता है, और उसी बिंब को आप अपने अभिनय में प्रयोग करते हैं, उसी तरह के चरित्र को बनाने की कोशिश करते हैं। तो माइकल चेखव स्पष्ट कहते हैं कि अभिनेता को इससे बचने की आवश्यकता है और अपनी पहली छवि, जो पहली बार जो आपने कल्पना की, उसी पर मत टिके रहिए। उसको तो आप तुरंत ही खारिज कीजिए, तुरंत ही बाहर फेंक दीजिए। फिर से बार बार आपको जाने की जरूरत, पुनः पुनः कल्पना में वापस जाने की जरूरत है और आपको जाना चाहिए। यहां मुख्य विचार यह है कि चरित्र आपसे अलग है, हूबहू आपके जैसा तो है नहीं, उसका शरीर आपके शरीर से भिन्न है। अब श्याम तो जो मेरा शरीर है वो श्याम का शरीर तो है नहीं, मैं तो श्याम नहीं हूं। श्याम अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका मनोविज्ञान, उसका साइकोलॉजी मुझसे अलग है। तो ये सब भिन्न है। यहां फिर से चरित्र को स्वयं से भिन्न देखना स्टेनिस्लावस्की की पद्धति से भिन्न बनाती है माइकल चेखव की पद्धति को, क्योंकि स्टेनिस्लावस्की की पद्धति में यदि मैं का जो जादू है कि यदि मैं वह चरित्र होता, यदि मैं उस परिस्थिति में होता, तो जबकि माइकल चेखव कहते हैं कि मैं नहीं, वो चरित्र जो मुझसे भिन्न है। तो स्वयं से भिन्न करना चरित्र को जो है, ये स्टेनिस्लावस्की की पद्धति से माइकल चेखव की पद्धति को अलग करती है। स्टेनिस्लावस्की का जो पद्धति का जो अभिनेता है वह सोचेगा कि यदि यह जो परिस्थिति है जो नाटककार के द्वारा दिया गया है, इसमें मैं कैसा व्यवहार करूंगा। वहीं चेखव की पद्धति का अभिनेता सोचेगा कि दी गई परिस्थिति में चरित्र कैसा व्यवहार करेगा, श्याम कैसा व्यवहार करेगा, उस गर्म और धूल धूसरित सड़क पर श्याम कैसे चलेगा, उस गर्म, और स्टेनिस्लावस्की का एक्टर सोचेगा कि उस गर्म और धूल धूसरित सड़क पर मैं कैसे चलूंगा, और माइकल चेखव का अभिनेता सोचेगा कि उस धूल धूसरित और गर्म सड़क पर श्याम कैसे चलेगा। तो ये दोनों के बीच में फर्क होता है। ये संभव है, कई बार ये संभव है कि जैसे चरित्र चलेगा वैसे ही श्याम भी चलेगा, जैसे चरित्र चलेगा वैसे ही, जैसे अभिनेता चलेगा वैसे ही चरित्र भी चल सकता है। किसी ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि अभिनेता की प्रतिक्रिया और चरित्र की प्रतिक्रिया दोनों एक जैसी हो, लेकिन फिर भी हमारा आधार तो चरित्र की प्रतिक्रिया है, चरित्र है, अभिनेता नहीं। ये माइकल चेखव कहते हैं।
इस तरह से कल्पना करने पर संभव है कि परिणाम बिल्कुल भिन्न है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि चरित्र किस तरह से रिएक्ट करेगा दी गई परिस्थिति में, तो संभव है कि परिणाम, कुछ संभावनाएं ऐसी भी है कि जिसमें कि अभिनेता जैसा ही करे, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि चरित्र जो है अलग तरीके से इस परिस्थिति में रिएक्ट करेगा। परिणाम जो आएगा वो भिन्न आएगा, वो हूबहू परिणाम नहीं आएगा जैसा अभिनेता चाहता। और जो ये भिन्न परिणाम आएगा उसको मूर्त रूप देने में हमें निश्चित रूप से कठिनाइयां हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह जो चरित्र है वह मुझसे अलग है, उसका शरीर मुझसे अलग है, उसका मनोविज्ञान मुझसे अलग है, उसका परिवेश मुझसे अलग है। तो किसी परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो मुझसे अलग होगी, और मुझसे अलग होगी तो अब मुझे उसको अपने शरीर में मूर्त रूप करना कठिनाई से भरा हो सकता है। और यही वह बिंदु है, यहीं पर वास्तव में माइकल चेखव की तकनीक का यही जो है ना हृदय स्थली है। यही माइकल चेखव कहते हैं कि कैसे हम उस कौशल को, उस स्किल को विकसित करें कि हम स्वयं को एक चरित्र में बदल सकें जो मुझसे बिल्कुल भिन्न दिखता है और भिन्न व्यवहार करता है। ये जो स्किल डेवलप करना, उस चरित्र में खुद को रूपांतरित करने का स्किल डेवलप करना, वो चरित्र जो मुझसे बिल्कुल अलग है, मुझसे भिन्न दिखता है और मुझसे भिन्न सोचता है, मुझसे भिन्न व्यवहार करता है, उसमें हम कैसे खुद को रूपांतरित करेंगे। तो ये जो तकनीक है, यही तकनीक माइकल चेखव के पूरे तकनीक का जो ये बिंदु है हृदय स्थली है। खैर, उस पर हम लोग बात करेंगे। वास्तव में माइकल चेखव चरित्र के बाहरी व्यवहार से भी आगे उसके मनोविज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ बाहर से मत देखिए कि वो कैसे ये हाथ उठा रहा है, कैसे पैर चला रहा है, सिर्फ इतना देखने की बात नहीं, वो उसके भीतर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तक पहुंचने की बात करते हैं। वह अभिनेता से चाहते हैं कि उसमें वह विवेक, वह पहचान शक्ति, वह सेंस हो कि वह अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से चरित्र के मन चित्त तक पहुंच सके। कम से कम इतनी तो आर्टिस्ट में, एक अभिनेता में वो सेंस होनी चाहिए, वो विवेक होनी चाहिए, वो बोध होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वो चरित्र के मन तक पहुंच सके। वो रास्ता तो उसको पता होना होगा अभिनेता को। तो यहां ध्यान रहे कि स्तानिस्लावस्की का चरित्र जो है वो जीवन आधारित सत्य को देखता है, और चेखव का जो चरित्र है, चेखव कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि चरित्र का मनोविज्ञान और आंतरिक जीवन सत्य आधारित नहीं है, तो क्या हेमलेट की जैसे ही बात होगी तो हेमलेट जीवन आधारित हेमलेट की तलाश करेगा स्टेनिस्लावस्की का एक्टर, लेकिन माइकल चेखव कहते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वह जो सत्य है, वो जो मनोविज्ञान है, वो जो चरित्र का मनोविज्ञान और उसका आंतरिक जीवन जो है वो सत्य आधारित, सत्य घटना पर आधारित नहीं है या सत्य आधारित नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? क्योंकि हेमलेट तो कोई सच में था नहीं, तो जब सच में था नहीं तो हम अपनी कल्पना में उसे जीवन आधारित सत्य कैसे खोजें? तो जीवन आधारित सत्य क्यों खोजने की जरूरत है हमें? इसलिए माइकल चेखव यहां थोड़ा सा स्टानिस्लावस्की के थ्योरी से साफ आप अंतर समझ सकते हैं कि स्टेनिस्लावस्की का एक्टर जो रिएक्शन ढूंढेगा,
हेमलेट का वो रिएक्शन ढूंढेगा जीवन आधारित, कि लाइफ में ऐसा ही होता है, इसके बदले में ये प्रतिक्रिया हो सकती है। उस 10 प्रतिक्रिया में 10 व्यवहार में से एक व्यवहार चुन करके वो फिट करने की कोशिश करेगा। कि और माइकल चेखव का जो अभिनेता है वो उस 10 व्यवहार से उस पार जाकर के, चूंकि कल्पना जन्य ही तो कैरेक्टर है, तो वो जीवन आधारित 10 व्यवहार के उस पार जाकर के कुछ और भी व्यवहार सोच सकता है, और उसके आधार पर वो उसके सत्य को तलाशने की कोशिश करता है, उसके आंतरिक जीवन और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करता है। दरअसल मसला क्या है कि चेखव चाहते हैं कि अभिनेता का कल्पना शक्ति जो है, उसके कल्पना शक्ति का द्वार खुले और उसमें सौंदर्यात्मक बोध का विकास हो, एस्थेटिक्स का विकास हो, ऐसा चाहते हैं माइकल चेखव। यदि अभिनेता कलाकार है तो उसमें क्या कलात्मक रूप से सही है, इस बोध का विकास होना ही चाहिए। कलात्मक रूप से सही, आर्टिस्टिक ट्रुथ, रियल ट्रुथ की बात नहीं कर रहे हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। तो कलात्मक रूप से क्या सही है, इसका बोध होना ही चाहिए एक अभिनेता में, यह बात कहते हैं माइकल चेखव। चेखव अभिनेता से चाहते हैं कि वह यह महसूस करे, यह महसूस करने में, यह बोध करने में सक्षम हो कि क्या सही है, और इसे चेखव सेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का बोध कहते हैं। क्या सही है, इस स्थिति में यह महसूस कर सकने में अभिनेता सक्षम हो सके, और ये जो क्या सही है, ये सही जो है उसी को माइकल चेखव कहते हैं कि ये सेंस ऑफ ट्रुथ है। और इस सेंस ऑफ ट्रुथ को कहते हैं ये विकसित कैसे होगा भाई, तो कहते हैं कि इसके लिए आपको पूर्व में, मतलब जो पहले ही विविध रंग के रंगमंच पर जो काम हो चुके हैं, या जो पेंटिंग्स बन चुकी है, या जो आर्किटेक्चर है, या मूर्ति कला है, या संगीत है, उस विषय में जो काम हो चुका है, या जो लिटरेचर है, उस विषय में जो काम हो चुका है, उसे जानना समझना होगा, उससे संबंध बनाना होगा। आप इसके साथ साथ फिल्म में, वीडियो, फोटोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इस सब को जानना समझना होगा, और आपको उससे संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस सेंस ऑफ ट्रुथ को विकसित कर पाएंगे। तो माइकल चेखव कहते हैं कि अभिनेता के भीतर इस सेंस ऑफ ट्रुथ के साथ जो वो बात रखना चाहते हैं वो है कि वो चाहते हैं कि अभिनेता के भीतर एक कंपोजिशन को लेकर समझ विकसित हो, कंपोजिशन, संयोजन को लेकर के, कई चीजों को रख करके जो एक दृश्य बंध हम बनाते हैं, एक बंध जो बनता है, उसको लेकर के एक्टर के बीच में समझ विकसित हो कि कैसे वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं। जैसे ये 3-4 चीजें मैंने एक साथ रखी है, तो ये कैसे एक साथ रखे जाने पर वो अपना एक दृश्यबंध, एक कंपोजिशन, एक संयोजन का काम करती है, इसको अभिनेता को समझने की जरूरत हो है। और क्या हो कि यदि इसमें से कोई एक वस्तु या कई वस्तु बदल दिया जाए, इस कलम के जगह पर मान लीजिए यहां एक तलवार रख दी जाए या एक गन रख दिया जाए, तो इस कंपोजिशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से सोचने के लिए माइकल चेखव कहते हैं एक्टर को। जैसे कि क्या हो, अगर इसको नाटक के दृष्टि से एक एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि जब कालिदास मल्लिका के घर पर आता है हरिण शावक को लेकर के, और जब मल्लिका जान जाती है कि कालिदास को बुलाने के लिए
राजकवि आए हुए हैं उसको राजधानी ले जाने के लिए, और कालिदास वहां जाने से इनकार कर रहा है। और मल्लिका कालिदास को समझाती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मल्लिका जिद पकड़ ले कि कालिदास तुम्हें जाना है तो चाहिए ही, और तुम्हारे साथ मैं भी उज्जैन यानी राजधानी जाऊंगी, तो क्या होगा पूरे नाटक में? फिर नाटक कैसे बदलता जाएगा? तो ये इस तरह की प्रयोग की बात वो करते हैं, इस तरह से सोचने की बात करते हैं माइकल चेखव। इससे क्या होगा कि इस तरह के प्रश्न से और अभ्यास से अभिनेता को कंपोजिशन की समझ यानी जो संयोजन, जो कंपोजिशन की समझ पूर्णता में आने लगेगी कि उस पूरे रूप में कंपोजिशन की क्या स्थिति है, क्या भूमिका है। और इस समझ के विकसित होने से अभिनेता को सही चुनाव करने में मदद मिलेगा। अब इसमें से यहां बंदूक रख दिया जाए, इसको हटा करके, तो उसको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ है। तो फिर सही क्या रखा जाए, यहां पर यह भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सही चुनाव करने में मदद मिलता है। और साथ ही इस तरह के प्रश्न अभिनेता के भीतर किसी बिंब के लचीलेपन को, किसी दृश्य के, किसी पिक्चर के लचीलेपन को, किसी तस्वीर के बदलाव की संभावना को, उसे मनोनुकूल दे सकने की संभावना को, इस समझ को, इस बोध का विकास करती है। वो बिंब कितना बदला जा सकता है, अब यहां गन रखा जा सकता है कि नहीं, रखने पर क्या दुष्परिणाम होगा, तो इससे इस पिक्चर में क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की, और ये पिक्चर क्या उस बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं है। तो इस तरह की बोध को समझने की जो है अभिनेता के भीतर एक ताकत विकसित करता है, ये कल्पना शक्ति इस तरीके से। जैसे चेखव मानते हैं कि सेंस ऑफ आर्टिस्टिक ट्रूथ, कलात्मक सत्य का जो बोध है, इस समझ को विकसित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है लोक कथा। यह सबसे बेहतरीन सामग्री है। क्यों? चेखव ये महसूस करते हैं कि ये कथाएं हमारे अवचेतन की रचनात्मक प्रक्रिया यानी क्रिएटिव सबकॉन्शियस के साथ काम करते हैं बिना छेड़छाड़ के, और हमारे भीतर सत्यवेद बोध को यानी सेंस ऑफ ट्रुथ को आरोपित कर देते हैं। उसमें उसको बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम लोग कथाओं की तरफ जाते हैं तो हमारे अवचेतन में जो अवचेतन की जो रचनात्मकता है उसको लोक कथा फिर से समृद्ध करती है, और हमारे भीतर जो है सेंस ऑफ ट्रूथ, आर्टिस्टिक सेंस ऑफ ट्रूथ जो है उसका आरोपण कर देती है। उसको वहां पर वो विकसित होने देती है, उसके भीतर वो बीजारोपित कर देती है। तो लोक कथाओं में अनेक तरह की घटनाएं होती है। जैसे पेड़ बोलता है, नदी शरीर के रूप में सामने आ जाती है, मेढक अचानक राजकुमारी बन जाती है। तो इस तरह का जो बदलाव है, ये पिक्चर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपके अनकॉन्शियस में जो आपके क्रिएटिव सबकॉन्शियस के साथ जो ये आपका क्रिएटिव सबकॉन्शियस इस बदलाव को जो स्वीकार करने की क्षमता विकसित करता है, और आपके भीतर जो आर्टिस्टिक सेंस ऑफ ट्रुथ, क्योंकि आप जीवन का जो ट्रुथ है उस ट्रुथ में तो कभी मेंढक राजकुमारी नहीं बन सकता, कभी पेड़ बात नहीं कर सकता। तो आर्टिस्टिक सेंस ऑफ ट्रुथ जो है विकसित होने के लिए हमारे अवचेतन के रचनात्मक प्रक्रिया में लोक कथाएं बहुत ही बेहतरीन सामग्री का काम करती है। इससे क्या होता है कि अभिनेता में कंसंट्रेशन अर्थात ध्यान की एकाग्रता और कल्पनाशीलता
दोनों का एक साथ विकास होता है। किससे? जब हम लोक कथाएं पढ़ते हैं, लोक कथाओं से गुजरते हैं, तब कल्पनाशीलता और कंसंट्रेशन, ध्यान की एकाग्रता। पता नहीं कब कौन से पेड़ बोल उठे, कौन सा कीड़ा किस रूप में प्रकट हो जाए, तो आपका कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन वो ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों एक साथ तो विकसित होता ही है, और साथ में इसे जोड़ करके प्रयोग रूप में बढ़ने में भी प्रेरित करता है। तो ये एक तरीके से बड़ा खुराक है हमारे कल्पना शक्ति के लिए। बड़ी खुराक के तौर पर हम लोक कथाओं को देख सकते हैं। और इस तरह से माइकल चेकअप कहते हैं कि कल्पनाशीलता दो रूप में काम करती है। कैसे? तो एक, हम प्रश्न करते हैं और उसका विविधता युक्त कल्पना करके उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, जैसा शाम वाले प्रसंग में हमने किया था एक्सरसाइज में। तो इस तरह से एक रास्ता, यह रास्ता है जहां कि हम कल्पनाशीलता पर काम करते हैं, हम अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं। दूसरा जो रास्ता है, जो बहुत ही जिसको प्यारा रास्ता माना जाता है, वो ये कि हम अपने अवचेतन में लोक कथा जैसी सामग्री को उतारते हैं। वो डायरेक्ट फीडिंग नहीं है, बल्कि हम अवचेतन में लोक कथाओं को उतारते हैं और इसके माध्यम से खुद को बदलते रहते हैं, खुद को, अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी कल्पनाशीलता को लोक कथा के माध्यम से समृद्ध करते रहते हैं। तो इस तरह से माइकल चेकअप ने जो कल्पनाशीलता को महत्वपूर्ण माना है कि कोई अभिनेता किसी चरित्र तक अगर पहुंच सकता है, तो किसी चरित्र के साथ संवाद स्थापित कर सकता है, तो संवाद को स्थापित करने के पीछे जो माध्यम, जो रास्ता होगा, वो रास्ता होगा कल्पनाशीलता का। आप कल्पनाशीलता के रास्ते से ही उस चरित्र तक पहुंच सकते हैं। और माइकल चेकअप ने जो कल्पनाशीलता को लेकर के कहा है कि पहली बार जो इमेज आपने बनाया है, उस इमेज को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वह घिसा पिटा और क्लीशा युक्त और आपकी वो दैनंदिन के हैबिट्स पर आधारित होगी। उसको आपको बाहर फेंक देना चाहिए। बार बार आपको कल्पनाशीलता की दुनिया में डुबकी लगानी चाहिए, बार बार उस नए सिरे से उसको रचने करने की जरूरत है। फिर कल्पनाशीलता को हम कैसे विकसित करें, इस पर बात करते हुए उन्होंने दो रास्ते बताए हमें। एक तो हम सवाल करके सीधा सीधा बढ़ते हैं, और दूसरा कि हम अपने अवचेतन में लोक कथाओं को उतार लेते हैं और हम अपने भीतर अपनी कल्पनाशीलता की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बिंदु है माइकल चेकअप के इसमें आधारभूत तत्वों में। और आप देखेंगे कि इस दोनों को हमने एक साथ ही रखा है, इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना इमेजिनेशन मुश्किल है। आप ध्यान की एकाग्रता के बिना कल्पना कर पाना मुश्किल काम है। चेकअप कहते हैं कि हम में से सभी ध्यान की एकाग्रता के प्रभाव को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ध्यान की एकाग्रता का क्या प्रभाव है। यदि नहीं, तो आप बिना ध्यान की एकाग्रता के एक बिजी सड़क को, एक व्यस्त सड़क को पार नहीं कर सकते। लेकिन साथ में माइकल चेकअप ये भी कहते हैं कि अभिनेता के लिए इस मात्र डिग्री भर के लिए एकाग्रता की जो बात है वो नहीं है। इस नीचे स्तर की एकाग्रता की बात नहीं है, बल्कि अभिनेता को एक उच्च स्तर के ध्यान की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि वह छोटा सा जो सड़क पार करने का जो स्तर है, ये इतने से काम नहीं चलेगा। हाई इंटेंसिटी
की कंसंट्रेशन चाहिए। तो चेतक कहते हैं कि ध्यान की एकाग्रता जो है वो दो तरह की है। कैसे? एक तो वह जो स्वतः हमें अपनी ओर खींच लेती है और हमें बिना प्रयत्न के ही हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। जैसे आप कोई बहुत खूबसूरत सा दृश्य देख रहे हो, किसी वादियों में चले गए हैं तो आप, या बहुत खूबसूरत सी लड़की आपके सामने आ गई तो आपका ध्यान खुद ब खुद खींचा चला जाता है और आप उसमें मग्न हो जाते हैं। बिना किसी प्रयत्न के आपका कंसंट्रेशन बन जाता है, आपका ध्यान की एकाग्रता हो जाती है। यह हमारा प्रिय तरीका है क्योंकि हमें इसमें कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं होती और इसमें हमें आनंद आता है, सुखपूर्वक हम इसमें समाहित हो जाते हैं। अब दूसरा, ध्यान की एकाग्रता का वह तरीका जिसमें हमें प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करके जिसे हमें पाना पड़ता है। चेखव कहते हैं कि किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके नापसंद की हो, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और उस पर आपको ध्यान लगाना है। तो इसके लिए आपको सचेत रूप से प्रयास करने की जरूरत है, प्रयत्न करने की जरूरत है। और जब आप इस तरह से प्रयत्न करते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने भीतर जो प्रतिरोध है, कंसंट्रेशन नहीं होने देने का जो प्रतिरोध है, जो रुकावट आपके भीतर है, आप उस रुकावट से लड़ते हैं और उससे उबर पाते हैं, उससे जीत पाते हैं, उससे निजात पा पाते हैं, उससे निकल पाते हैं। तो चेखव कहते हैं कि हमें स्वयं को जबरन अपने भीतर के रुकावट से लड़कर अपने काम पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। कंसंट्रेशन का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने माथे पर बल डालकर लोगों को यह जताएं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान लगाओ, अच्छा ये जरूरी नहीं है, ये नकली है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसका सीधा मतलब है कि हम किसी चीज को हमारे भीतर या बाहर, जो भी चीज भीतर ध्यान लगाएं या बाहर ध्यान लगाएं, उसको हम तवज्जो दें और ये तवज्जो हम बिना किसी दबाव के दें। तो यही हमारा कंसंट्रेशन होगा। इसको और सहज शब्दों में अगर हम समझ लें तो हम जिस चीज पर ध्यान एकाग्र करते हैं, जिस चीज पर भी ध्यान एकाग्र करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उस चीज की तरफ खुद को जाने देते हैं, उस चीज की तरफ हम खुद को आगे बढ़ने देते हैं। और जब उस चीज के नजदीक पहुंच जाते हैं और जब हम उस चीज से एकाकार हो जाते हैं, तब हमें उसका गुण, व्यक्तित्व, प्रभाव और भावना यह सब महसूस होने लगता है। और ये कंसंट्रेशन है, ये एकाग्रता है। और एक कंसंट्रेट आर्टिस्ट ही दर्शक पर गहरा प्रभाव डालता है, बल्कि बिना कंसंट्रेशन, बिना ध्यान की एकाग्रता की कला की रचना संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हमने आज की कक्षा में इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश की है। अगली कक्षा में उनके सिद्धांत के अन्य आधारभूत तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हायर ईगो, ऑब्जेक्टिव एटमॉस्फेयर एंड इंडिविजुअल फीलिंग, एक्टर्स बॉडी आदि आदि होगा। धन्यवाद।